अभी मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में और यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन करने का मकसद ये था कि जिस तरह से माइनॉरिटी इंडिया में अटैक हो रहा है उसको लेकर किया गया था। तो अभी हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अपूर्वानंद सर। सर नाम मैं सही ले रहा हूँ ना? हाँ। अच्छा, क्योंकि मैं कन्फ्यूज है कि शायद आप वही है या नहीं है। ठीक है, तो सर आप जिस तरह से उन लोगों पर अटैक किया गया, चाहे वो क्रिश्चियन है चाहे मुसलमान है, उसको आप किस तरह से देखते हैं सर? मैं इस तरह देखता हूँ कि हिंदुस्तान में एक ऐसी राजनीति सत्ता पर काबिज़ है और धीरे धीरे समाज में उसका प्रभाव बढ़ गया है, जिसे आप बहुसंख्यकवादी राजनीति कह सकते हैं, जो अक्सरियत पसंद है और जो ये मानती है कि इस हिंदुस्तान पर अल्पसंख्यकों का अधिकार कम है और वह उनको बेइज्जत करके, अपमानित करके, उनके खिलाफ हिंसा करके उनको और दबा कर रख सकती है। तो लेकिन ये जो हिंसा की घटनाएं हो रही हैं और बढ़ती जा रही हैं, इनसे एक और बात जाहिर है, वह यह है कि भारत का जो प्रशासनिक तंत्र है वो पूरी तरह से विफल हो चुका है। और वह सिर्फ विफल नहीं है बल्कि यह कहना चाहिए वह इस हिंसा में शामिल है। अगर हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, जैसा आपने रुड़की के बारे में सुना, और अगर उसमें शामिल लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो हम ये मान सकते हैं कि प्रशासनिक तंत्र की सहमति से ये हो रहा है और न्यायालय इसमें काम नहीं कर रहे हैं। तो हमें यह मानना पड़ेगा कि ठीक है, एक राजनीतिक दल तो चुनाव के संयोग से सत्ता में आ गया, लेकिन जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन्होंने भी अपना संवैधानिक कार्य छोड़ दिया है। मैं यही समझ रहा हूँ इससे। तो सर आपका ये कहना है कि जो संवैधानिक संस्था है वो भी अपना कार्य करना छोड़ दिया। सर इस सिलसिले में सर एक और घटना है आर्यन खान के बारे में, सर आपने सुना होगा, तो क्या आपको लगता है कि सर इसमें भी सरकार का हाथ है? देखिए, इस सरकार यानी क्या, जो संस्था आर्यन खान को गिरफ्तार कर रही है, मीडिया में इतने ब्यौरे आ चुके हैं, वह गिरफ्तारी इतनी एब्सर्ड है। आर्यन खान के पास कोई नशीला पदार्थ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिला है, फिर भी उसकी गिरफ्तारी। और अब तो 18 दिन हो गए गिरफ्तार हुए। इसका मतलब ही है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, किसकी शह से हो रहा है, किसकी मर्ज़ी से हो रहा है, ये बात बहुत साफ है। सर लोग सोशल मीडिया पे ये लिख रहे हैं कि वो मुसलमान है इसलिए उसको टारगेट किया जा रहा है। ऐसा सोचना लोगों का गलत नहीं है। सर जिस तरह से मान लें जिस तरह से जैसे मौलाना कलीम सिद्दीकी है, उनको भी जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ उसको अंदर किया गया है। दूसरी बात यह है कि अभी क्रिश्चियन को भी उस तरह का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो भी धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। तो क्या सर ये अभी तो कोई इलेक्शन भी नहीं समझने की है कि धर्म परिवर्तन अपने आप में अपराध कैसे है और धर्म परिवर्तन राष्ट्र विरोधी कैसे है। जब मैं धर्म परिवर्तन मान लीजिए मैं करता हूँ, इस बुनियादी चीज़ पर हम लोगों को बात करने की ज़रूरत है। तो क्या मैं किसी को भारत के बाहर कर देता हूँ, भारत के ख़िलाफ़ कर देता हूँ, तो इसलिए राष्ट्र विरोधी तो कतई नहीं है, राज विरोधी कतई नहीं है। आपके संविधान में यह अधिकार दिया हुआ है कि मैं अपने धर्म का प्रचार कर सकता हूँ और अपने अनुसार धर्म चुन सकता हूँ, यह अधिकार मुझे संविधान में है। तो फिर धर्म परिवर्तन करना किस तरह अपने आप में अपराध है, यह बुनियादी प्रश्न हम लोगों को करना चाहिए। लेकिन हमने चीज़ों को सर के बल खड़ा कर दिया। मैं तो यह मूल प्रश्न करना चाहता हूँ कि यह अपराध कैसे है और यह देश के विरोध में कैसे है। सर मैंने अक्सर देखा, हम लोगों ने अक्सर देखा है कि जिस तरह से चुनावों में विकास की बात नहीं होती है, सिर्फ धर्म की बात होती है। तो ये हमारा देश किस तरफ जा रहा है सर, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मैंने इसकी बात तो पहले ही कह दी कि हम बहुत ही गंभीर संकट में हैं और दुनिया के सारे देश भारत को बहुत चिंता से देख रहे हैं कि भारत एक तरह से जो अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान, ईसाई हैं, वह उनके खिलाफ हिंसा को खुलेआम इजाज़त देता है वहाँ की सरकार। तो वह किस दिशा में जा रहा है यह बहुत स्पष्ट है, ये बहुत चिंता का विषय है। भारत की सारी संवैधानिक संस्थाएं चरमरा गई हैं, बल्कि उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है और यह उनके शह से हो रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो हम इस दलदल से निकल पाएंगे या इसकी आशा करना कठिन होगा। थैंक यू सर आपका हमसे बात करने के लिए।